टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कल आपने जो टॉपिक लिया था वो था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें हमने कोल, पेट्रोल और पेट्रोलियम ये कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पेट्रोलियम का एक और प्रोसेस पढ़ेंगे। कल जो आपने पढ़ा था वो था कि हम पेट्रोलियम कैसे पेट्रोल को अलग करते हैं पेट्रोल में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल भी बोला जाता है। आज हम पढ़ेंगे जब पेट्रोल जो है वो हम साफ़ करके यूज़ करने के काबिल बनाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि वो पेट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट, आपको पता है, उस अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है जैसा कि वो आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल की क्वालिटी कैसे बेहतर की जाती है, आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये आज हमारा टॉपिक होगा, दैट इज़ कॉल्ड रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल यानी पेट्रोल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो इसको बोलते हैं रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। यानी ये क्या है? इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है इन विच के जिसमें वी चेंज, हम चेंज करते हैं द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोल मॉलिक्यूल्स। पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट। यानी कुछ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं और फिर हम पेट्रोल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल, ठीक। तो ये अमल पेट्रोल के रिफॉर्मिंग का है। तो ये रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल पे तो बाद में आएंगे, कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेट्रोल है क्या, किससे बनता है। तो हमारी कंपोजिशन जो है, यानी कंपोजिशन ऑफ पेट्रोल की कंपोजिशन जो है वो है नंबर 1। ये असल में हेक्सेन, आपने नाम सुना होगा, अल्केन होता है ना, हेक्सेन यानी C6H14। हेक्सेन जो है ये एक लिक्विड है, ये भी पेट्रोल कहलाता है। और दूसरा इसी में हम मिक्स कर देते हैं एक और लिक्विड, इसको बोलते हैं हेप्टेन, C7H16। ये भी पेट्रोल का हिस्सा होता है। और नंबर 3 ये होता है ऑक्टेन, तो C8H18। तो ये असल पेट्रोल तो ये है, यानी ज्यादातर ऑर्डिनरी पेट्रोल ये वाला है, ऑर्डिनरी पेट्रोल। आम पेट्रोल ये है, ऑर्डिनरी पेट्रोल। और ये पेट्रोल जो है ये है हाई ऑक्टेन पेट्रोल, अच्छी क्वालिटी का हाई ऑक्टेन पेट्रोल। ये तो हम यानी जो पेट्रोल गाड़ियों में यूज करेंगे वो ये होगा, सही है। अब हमें
इतना पता है कि ये हेक्सेन, ये हेप्टेन ऑर्डिनरी पेट्रोल है और ये थोड़ा सा बेहतर फ्यूल है। जितने कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो पेट्रोल उतना हीट ज़्यादा पैदा करेगा जब गाड़ियों में ये एक मखसूस इंजन के हिस्से में जलेगा, ये हीट पैदा करेगा। और हीट ज़्यादा कौन पैदा करेगा? ये कम पैदा करते हैं। तो अब इस पेट्रोल में असल में प्रॉब्लम क्या आता है? असल में ये जो पेट्रोल है, आम पेट्रोल, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनरी पेट्रोल, ऑर्डिनरी पेट्रोल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है: 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 8 कार्बन है। और ये यूं देखो, ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन है। अब इन 8 कार्बन के एटमों को देखो, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, सीधी कतार में, बिल्कुल ये देखो सीधी कतार में ये सारे कार्बन के एटम्स हैं। यहाँ पर ये आ गए, सारे कार्बन के एटम्स आ गए, ये वाले। अब ये स्ट्रक्चर है असल में किसका? ऑर्डिनरी पेट्रोल का। तो ये चेन जब सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, तो इसको हम बोलते हैं एन, यानी नॉर्मल चेन। अब ये कौन सी चेन है? एन ऑक्टेन। कौन सी चेन है ये? एन ऑक्टेन, ठीक है, नॉर्मल ऑक्टेन, सीधे चेन वाला पेट्रोल, एन। या इसको स्ट्रेट चेन पेट्रोल या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो मॉलिक्यूल हैं स्ट्रेट चेन वाले, जब ये जलते हैं तो इनमें प्रॉब्लम क्या आता है, इनमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, तो इसको देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसका? डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एन हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो एन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये फ्यूल जो होंगे ना सीधी चेन वाले कार्बन वाले, उनकी चेन में कौन सा डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज नंबर 1, पहला डिसएडवांटेज, यानी ये लो हीट, कम हीट पैदा करेंगे, हीट कम पैदा करेंगे। नंबर 2, लेस फ्लेमेबल, ये ज्यादा जलते नहीं, पूरा नहीं जलते, लेस फ्लेमेबल। उसके बाद नंबर 3 क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, धुआं ज्यादा पैदा करते हैं। और उसके बाद नंबर 4, ये इंजन में क्या करेंगे? मेटालिक और नॉकिंग साउंड, यानी ये नॉकिंग साउंड, ठक ठक की आवाज, हल्की सी, जैसे चम्मच बजाते हैं ना, स्टील का चम्मच होता है, इसको आप किसी चीज को हिट करोगे तो हल्की मेटल की आवाज आती है, इसको कहते हैं शार्प मेटालिक साउंड। तो ये मेटालिक और नॉकिंग क्या करेंगे? साउंड जो है, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। इनसाइड कहाँ पैदा करेंगे?
इंजन के अंदर, इनसाइड इंजन के अंदर ये नॉकिंग साउंड पैदा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आमतौर पर ऑर्डिनरी पेट्रोल में ये डिफेक्ट हैं, यानी ये इंजन में जब पेट्रोल जलता है सीधी चैन वाला, नॉकिंग साउंड भी पैदा करेगा, धुआं ज़्यादा पैदा करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, उसके बाद कम जलेगा, थोड़ा बच जाएगा, वो इनकम्प्लीट कंबशन होगी और हीट कम पैदा होगी अगर सही नहीं जलेगा, और उसके बाद क्या होगा, नॉकिंग साउंड पैदा करेगा। तो नॉकिंग साउंड पैदा करना ये सबसे आम तौर पर कह सकते हैं कि इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इस वजह से इस पेट्रोल को कोई अच्छा पेट्रोल नहीं माना जाता है, इसको सही पेट्रोल नहीं माना जाता है। तो अब सही पेट्रोल फिर कौन सा होगा, अब आते हैं उसकी तरफ। अब हम लेते हैं इसी पेट्रोल को इस तरह से लिखते हैं। ये देखो, ये CH3, फिर यहाँ पे ये लिख देंगे CH3, ये देखो CH3 CH2, 1 2 3 4, अब यहाँ पे ये 1 2 3 और ये 4 CH3 CH3, ये देखें 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये जो है नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखें ये 5 के बाद ये हमारा हो गया 8। तो अब इसमें नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 यहां से। तो इसका नाम होगा 2, फिर देखो 2, उसके बाद कौन होगा 4 ट्राई मीथाइल, कितने कार्बन हैं 5, ब्रांचेस वाले चैन में काउंट नहीं होंगे, ये 5 चैन में काउंट होंगे और ये 3 किस में काउंट होंगे, ब्रांचेस में, ट्राई मीथाइल पेंटेन। इसको कमर्शियल लैंग्वेज में, किसमें, कमर्शियल, बेटा नाम इसको दिया जाता है नहीं, नाम दिया जाता है, कौन सा, आइसो ऑक्टेन। क्या नाम देते हो, आइसो ऑक्टेन। और ये हमारा अब हाइड्रोकार्बन, ये क्या है इसकी, ये है ब्रांचेस, क्या है ये, ब्रांचेस है, अल्काइल ग्रुप्स है। तो समझो हमने अब जो हाइड्रोकार्बन लिया है वो कौन सा है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है। तो हमने ब्रांच हाइड्रोकार्बन को जलाना, तो इसको जब हम जलाएंगे तो अब इसके देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। ब्रांच हाइड्रोकार्बन वाला ये भी पेट्रोल है, ये भी पेट्रोल है, तो अब इसके क्या हैं एडवांटेजेस हैं, फायदे जो, नंबर 1 मोर कंबशन, यानी पहला एडवांटेज कौन सा हमें मिल रहा है इसमें, मोर कंबशन, ठीक है, ज्यादा इसमें क्या हो रही है, कंबशन, मोर कंबशन, ठीक है, ज्यादा जलेगा। नंबर 2 सेकंड, लेस स्मोक, धुआं बहुत कम पैदा करेगा। नंबर 3 तीसरा पॉइंट क्या, मोर हीट, हीट क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में, नजर आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं ताकि और वाज़ेह हो जाए।
इसमें ये इसको यहाँ पे, ठीक है, यानी मोर हीट। और लास्ट क्या होगा, यानी नंबर 4, नो नॉकिंग साउंड। नॉकिंग साउंड बिल्कुल पैदा नहीं होगा। तो ये है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके एडवांटेजेस। यानी अगर ब्रांच हाइड्रोकार्बन वाला पेट्रोल होगा तो ज़्यादा जलेगा, मोर कंबशन, लेस स्मोक, मोर हीट और नो नॉकिंग साउंड। ये है इसका एडवांटेज। किसका एडवांटेज है, ये है इस ब्रांच हाइड्रोकार्बन का। तो इसका मतलब है जो हमारा आम फ्यूल है वो कौन सा है, वो ब्रांच हाइड्रोकार्बन वाला नहीं है, वो स्ट्रेट वाला है। तो स्ट्रेट चेन वाले जो आमतौर पर पेट्रोल होता है ये ज़्यादा एडवांटेज वाला नहीं होता है। तो और ये कुदरती तौर पे जो हमें मिलता है ना वो ब्रांचेस वाला नहीं होता, ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट चेन में होता है। तो अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करें ब्रांच हाइड्रोकार्बन में ताकि फ्यूल अच्छा हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए और इसमें ये सारे फ़ायदे मिल जाए, धुआं भी ख़त्म हो जाए, नॉकिंग साउंड भी ख़त्म हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा और वो प्रोसेस कौन सा होगा इसको हम अभी देखते हैं। तो हम यहाँ पे अब आते हैं इसी प्रोसेस की तरफ और इस प्रोसेस को आप केमिस्ट्री में नाम देते हो आइसोमेराइजेशन। क्या नाम देते हो, आइसोमेराइजेशन, या फिर इसको कमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग ऑफ क्या, पेट्रोल। पेट्रोल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो रिफॉर्मिंग कैसे करते हैं, यानी इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल क्या, रिएक्शन। मैंने पहले बताया था आपको। अब ये एक रिएक्शन जो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, चेंज करेगा। टाइप ऑफ रिएक्शन विच के जो चेंजेस, चेंज करेगा, चेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। ये है आइसोमेराइजेशन का रिएक्शन। सबसे पहले यहां पर हम उठाते हैं वही स्ट्रेट चेन वाला पेट्रोल, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, ठीक है, और फिर ये 8। अब ये हमने क्या उठा लिया, N ऑक्टेन। क्या उठा लिया, N ऑक्टेन। और इसको अब चेंज करना है किसमें, ब्रांच हाइड्रोकार्बन में। तो कैटलिस्ट तो आपको चाहिए ना, कैटलिस्ट कौन सा उठा रहे हो, C2H5, यहां लिखोगे 4Pb। ये जो है C2H5 4Pb, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या बोलते हो इसको, टेट्रा इथाइल लेड। ये कैटालिस्ट है, ये क्या है, कैटालिस्ट है। तो ये लिया। अब ये क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। क्या करेगा, इस 1 2 3, उसके बाद ये 4, ये देखो CH3 CH3 और ये CH3। अब ये हमारा बन गया जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या, आइसो ऑक्टेन। क्या बन गया, आइसो ऑक्टेन।
इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल, जिससे स्ट्रेट चेन वाला पेट्रोल कन्वर्ट हो गया किस में? ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स में। किसके जरिए? कैटलिस्ट को यूज किया। और ये कैटलिस्ट जो है ये टेट्राइथाइल लेड होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक में लिखा होता है TEL। क्या बोलते हो इसको? TEL, टेल बोलते हो। तो टेट्राइथाइल लेड ने इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये प्रोसेस कहलाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। अब ये इसके एडवांटेजेस क्या थे आपको बता दिया। तो इसमें अब इस रिएक्शन के बस डिसएडवांटेजेस क्या हैं रिफॉर्मिंग के, इसको भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस को, कि इसमें डिसएडवांटेजेस हैं? हाँ हैं। कौन से हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या? रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की रिफॉर्मिंग के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से? पहला बस डिसएडवांटेज यही है, एज टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज क्या? कैटलिस्ट फॉर रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की रिफॉर्मिंग के लिए टेट्राइथाइल लेड को यूज करते हैं। इट ऑल्सो रिमेन्स इनसाइड पेट्रोल। ये पेट्रोल के अंदर साथ रहता है इवन ड्यूरिंग कंबस्शन। और यहां तक कि जब इसका जलने का क्या होता है? अमल। तो रिफॉर्मिंग में टेट्राइथाइल लेड कैटलिस्ट है। और ये ऐसा करते हैं जब पेट्रोल का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है ना, तब फिर भी ये उसके अंदर साथ पड़ा होता है कैटलिस्ट। यहाँ तक कि पेट्रोल जलता है तब भी अगर ये निकाल दोगे ये फिर स्ट्रेट चेन में चेंज हो जाता है। तो ये पेट्रोल के अंदर होता है, उसके अंदर साथ साथ होता है, साथ साथ जलता है। तो आपको पता है जब ये जलेगा तो लेड जो है वो एक खतरनाक धात है और ये हवा में जाके रिएक्ट करती है जलने के अमल के दौरान, खतरनाक ऑक्साइड बनाती है जिसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। और ये लेड ऑक्साइड जो है ये हमारे माहौल को ख़राब करता है, जहर आलूद करता है और कई सांस की बीमारियां और हमारे लाइफ साइकिल में ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो इसका मतलब है ये जब जलेगा तो ड्यूरिंग कंबस्शन, यानी जब इसको जलाया जाएगा, ड्यूरिंग कंबस्शन, जब इसकी कंबस्शन होगी, इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉक्सिक ऑक्साइड ऑफ किसके? लेड के। लेड के टॉक्सिक ऑक्साइड पैदा करेगा, सच एज, मिसाल के तौर पे लेड मोनोऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड ये बनाएगा, विच आर, जो क्या होते हैं? विच आर डेंजरस या फिर विच आर वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है बेटा, ये डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन इकोसिस्टम, इंसानी माहौल पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यही इसका
रीफॉर्मिंग का डिसएडवांटेज होता है। बाकी तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, फ्यूल अच्छा हो जाता है, ये सब अपनी जगह। लेकिन ये उसके अंदर रहता है कैटलिस्ट, और ये फिर उसमें जहरीला असर, जलने के बाद लेड ऑक्साइड जो माहौल में शामिल हो जाते हैं, एयर में शामिल हो जाते हैं, और ये फिर हमारे सांस लेने वाली हवा को जहर आलूद कर देते हैं। ये पीने के पानी में शामिल हो जाते हैं, उसको जहर आलूद कर देते हैं। ये इसके ख़तरे लाजमन मौजूद है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लेड, ये टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये उसकी जगह दूसरा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बेंजीन का। तो बेंजीन भी रिफॉर्मिंग में इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट के तौर पे, और ये माहौल पे जहरीला असर नहीं छोड़ता है, ये माहौल पे जहरीला असर ये नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हम इसको फिर इकोसिस्टम के लिए ख़तरनाक नहीं समझते हैं। तो इसलिए अब फिर हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है देयरफॉर, फिर इसलिए, देयरफॉर, फिर हम क्या करते हैं, बेंजीन, बेंजीन C6H6 is used as catalyst for this purpose। ये फिर इस मकसद के लिए हम किसको यूज करते हैं, बेंजीन को। which has no toxic effect, यानी जिसके अंदर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ये नहीं छोड़ता। ये है इसका क्या बेटा, इसका डिसएडवांटेज। तो ये हो गया हमारा रिफॉर्मिंग। अब इसी रिफॉर्मिंग में हमें एक और फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमें एक और टॉपिक या एक और पॉइंट मिलता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। क्या बोलते हो, ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, आम फ्यूल जो है वो हेक्सेन या हेप्टेन का है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्टेन के मॉलिक्यूल मिलाते हैं। तो पर 100 मॉलिक्यूल हम कितने ऑक्टेन के मॉलिक्यूल पेट्रोल के अंदर मिलाएंगे, वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्टेन नंबर कहलाता है। तो व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, यानी इट इज द नंबर ऑफ ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स पर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, ऑर्डिनरी पेट्रोल, यानी आम पेट्रोल में आप कितने मॉलिक्यूल ऑक्टेन के मिलाओगे, ये इस पेट्रोल का क्या कहलाएगा, ऑक्टेन नंबर। यानी इफ अगर वी ऐड, अगर हम मिला देते हैं इसको, इफ वी ऐड, अगर हम मिलाएं 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन इन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोल में, तो फिर इट्स ऑक्टेन नंबर इज 20। इसका फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कितना होगा, 20 होगा। यानी जितने मॉलिक्यूल आप ऑक्टेन के मिलाओगे वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्टेन नंबर।
ठीक है, ताकि फ्यूल की क्वालिटी और ऑक्टेन सबसे अच्छा फ्यूल होता है। तो फिर ये ऑक्टेन नंबर जितना बढ़ाओगे उतना फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। फ्यूल की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर। यानी ऑक्टेन नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, क्वालिटी ऑफ फ्यूल की क्वालिटी बेहतर करता है। ऑक्टेन नंबर बढ़ाते जाओ, फ्यूल अच्छा हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर कम हो गया, फ्यूल क्या होगा, वो आमतौर पर लो क्वालिटी का होगा। तो ये था हमारा रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल और क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ठीक, अब हम लेते हैं नया टॉपिक, न्यू टॉपिक पे आएंगे। और वो न्यू टॉपिक आपका कौन सा है, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाली चीजें। बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग सेल के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको अपने लिए उससे कोई बेहतर और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कुदरती तौर पर। तो फिर वो अमल क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। यानी आप सेल का आरएनए डीएनए में चेंजेस करके, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को चेंज करके आप उसमें से सेहतमंद अच्छे सेल्स बनाते हो, जिससे फिर उसकी नई जनरेशन जो उस मालिक यानी कि लिविंग मैटर की होती है वो अच्छी पैदा होती है। तो ये अमल क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो आपको पता है जैसे आजकल हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के अमल से, तो वो सीड ज़्यादा पैदावार देते हैं, अच्छी पैदावार देते हैं। तो ये क्या हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं। यानी हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बायोमॉलिक्यूल्स को और बेहतर कर दिया, उससे फ़ायदे उठा लिए। ये प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं। आपने सुना होगा डॉली एक भेड़ थी जिसका आमतौर पर इन्होंने क्लोनिंग के ज़रिए सेल में कुछ चेंजेस करके स्टीम सेल से एक नया हेल्दी जानदार बना लिया। तो ये अमल भी हमारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। ऐसे ही आप देखें आजकल हम सीड्स या क्रॉप्स की अच्छी पैदावार बनाने वाले सीड्स बना सकते हैं। तो ये अमल हमारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इसलिए यानी कि इट इज ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है विच के जो डील्स ताल्लुक रखती है विद स्टडी ऑफ टेक्निक्स। यानी ये हमें टेक्निक्स बताती है टू डेवलप। क्या करना है, डेवलप करना है क्या, न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग सेल्स। नई जनरेशन लिविंग सेल्स की पैदा करें टू इम्प्रूव या फिर टू गेट मोर क्या, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव क्या, दे प्रोडक्टिव जनरेशन। एक नई नस्ल उससे बनाए जो एक क्या हो,
लिविंग सेल्स टू गेट मोर डेवलप प्रोडक्टिव जनरेशन। वो चाहे सीड्स की हो, वो चाहे एनिमल्स की हो, वो चाहे ट्रीज की हो, वो चाहे प्लांट्स की हो, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक कमज़ोर नस्ल में से, कमज़ोर सेल्स में से हेल्दी सेल्स बना लिए जाएं, तो ये अमल क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो अब इसके प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अब जैसे हमें पता है, हम कहते हैं मिसाल के तौर पे हाइब्रिड हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स हैं, ये हो गए। उसके बाद हाइब्रिड वेजिटेबल्स हैं, हाइब्रिड फ्लावर्स हैं, ये आ गए। उसके बाद हाइब्रिड एनिमल्स आ गए और लिविंग मैटर आ गया। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी हैं। सही। तो फिर इस एतबार से आप इसको आमतौर पर बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो। ठीक। अब बेटा इसमें हमें ये जो बायोमॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। क्या बोलते हो इसको? बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस क्या है? हो सकता है मेरा ये लेक्चर 2 मिनट बाद बंद हो जाए, लेकिन मैं इस टॉपिक के बाकी रिकॉर्डिंग में आपको आगे भेज दूंगा, उसमें थोड़ा मैटर और होगा, उसको देख तौर पर बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो। ठीक। अब बेटा इसमें हमें ये जो बायोमॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। क्या बोलते हो इसको? बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस क्या है? हो सकता है मेरा ये लेक्चर 2 मिनट बाद बंद हो जाए, लेकिन मैं इस टॉपिक के बाकी रिकॉर्डिंग में आपको आगे भेज दूंगा, उसमें थोड़ा मैटर और होगा, उसको देख लेना। बायोसिंथेसिस क्या है? यानी प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हो? बायोसिंथेसिस बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? बायोसिंथेसिस। यानी कोई लिविंग मैटर प्रिपेयर करना, नई जनरेशन तैयार करना किसी लिविंग मैटर में से, इस अमल को क्या बोला जाता है? बायोसिंथेसिस बोलते हो। तो अब ये जो बायोसिंथेसिस है, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लें,
तो इस अमल को क्या कहा जाएगा? इस अमल को कहा जाएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस के प्रिपरेशन के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के तरीके कितने हैं? तो वो तरीके हमारे पास हैं ऑलमोस्ट दो। एक तरीके को आप क्या बोलते हो? पार्शियल सिंथेसिस। क्या बोलते हो? पार्शियल सिंथेसिस। और दूसरे तरीके को क्या बोलते हैं? टोटल सिंथेसिस। तो हमारे पास एक पार्शियल सिंथेसिस का अमल है और दूसरा कौन सा है? टोटल सिंथेसिस का अमल है। ये दो तरीके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर में से। पहला हमारे पास है पार्शियल सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस का मतलब क्या है? इसमें यह होगा कि आप उठाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा, उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल को अलग करके उसमें से आप कोई मॉलिक्यूल फिर ऑर्गेनिक का ही बनाओगे, तो फिर ये पार्शियल सिंथेसिस कहलाएगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ गन्ना है, इसके अंदर गन्ने का रस होता है और रस के अंदर क्या होता है? सुक्रोज। ये सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज जो है ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कैन शुगर के अंदर मौजूद है। तो फिर हम सिर्फ क्या करेंगे? बस इसमें से बाकी ग्लूकोज को, उसके बाद विटामिन्स थोड़ा बहुत होंगे, इनको अलग करेंगे, सेल्यूलोज को अलग कर देंगे, सिर्फ इसमें से क्या हासिल करेंगे? सुक्रोज यानी शुगर हासिल करेंगे। तो ये हमारा सिंथेसिस क्या कहलाएगा? पार्शियल सिंथेसिस। यानी हम पार्शियल सिंथेसिस में क्या कर सकते हैं? पार्शियल सिंथेसिस में आप एक काम कर सकते हो कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो भी ऑर्गेनिक होगा, उसी में ही आपकी वांटेड प्रोडक्ट होगी और वो प्रोडक्ट आप सिर्फ उसको अलग करोगे, तो ये क्या कहलाएगा? पार्शियल सिंथेसिस। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल, कोल है। कोल खुद क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सेशन ऑफ हो गया, मैं इस पे कर लेता हूं पूरा। कोल, अब इसको हम करते हैं इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसमें से हमें बाकी प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन एक प्रोडक्ट मिलेगी, कौन सी? कोल टार। क्या मिलेगा? कोल टार। तो कोल खुद जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, उसमें से आपने एक चीज अलग कर ली, कौन सी? कोल टार। अब इस कोल टार को आपने बनाया नहीं है, आपने कोयले में से सिर्फ अलग किया है। तो कोल टार जो है, अब इसकी करते हैं क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो अब हमें इसमें से एक प्रोडक्ट हासिल करना है, बाकी भी होंगे लेकिन एक हासिल करना है, बेंजीन। तो अब ये बताओ, आपने पहले क्या उठाया? कोल। कोल को फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारा और उससे क्या बनाया? हासिल किया, अलग किया, कोल टार। तो बेंजीन डायरेक्ट कोयले से नहीं मिला आपको, पहले उसमें से कोल टार को अलग किया, फिर उसमें से आपने बेंजीन को अलग किया। तो ये है क्या? पार्शियल सिंथेसिस। यानी आप किसी सोर्स कंपाउंड में से डायरेक्ट किसी टारगेट कंपाउंड को हासिल नहीं कर सकते। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा क्या है? टारगेट है, टारगेट कंपाउंड। और ये हमारा क्या है? सोर्स है। तो आप सोर्स में से डायरेक्ट बेंजीन ले सकते हो? नहीं लोगे, आपको इसमें से एक चीज अलग करनी पड़ेगी, फिर उसमें ये मौजूद है, इसको अलग करते हैं। तो जब इनडायरेक्टली हम किसी सोर्स मटेरियल में से कोई और मटेरियल अलग करके फिर टारगेट मटेरियल हासिल करें,
तो ये सिंथेसिस क्या कहलाता है? पार्शियल सिंथेसिस कहलाता है। तो इसके लिए यानी ड्यूरिंग ड्यूरिंग पार्शियल सिंथेसिस, यानी जब हम पार्शियल सिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा? दी टारगेट मटीरियल cannot be obtained or isolated directly from source compound, यानी सोर्स कंपाउंड डायरेक्ट नहीं मिलेगा, टारगेट कंपाउंड डायरेक्ट नहीं मिलेगा सोर्स कंपाउंड में से, पर इट इज ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट स्टेप्स, बल्कि ये आपको मिलेगा कई डिफरेंट स्टेप्स से करने के बाद। पहले एक प्रोडक्ट उसमें से अलग करोगे, फिर उसमें से दूसरी अलग करोगे, फिर ये कहीं तीसरी चौथी में ये कहीं पड़ा होगा। तो डायरेक्ट नहीं मिला, इनडायरेक्ट मिला, तो हम इस अमल को क्या कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस। अब लेते हैं टोटल सिंथेसिस। क्या लेते हैं? टोटल सिंथेसिस नंबर 2, दैट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस, मुकम्मल तैयार। अब टोटल सिंथेसिस क्या है ये देखो, आपने लिया अमोनियम साइनेट का टोटल एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट ये लिया। अब ये बताओ ये खुद इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अब इसके अंदर इससे जो चीज आप बनाने जा रहे हो ये आपका है सोर्स। क्या है आपका? सोर्स कंपाउंड है। इसको आपने वाटर में बॉईल किया, हो सकता है आपको पहले वाटर में मिलाना पड़ा, फिर बॉईल करना पड़ा। अब ये चेंज हो गया किस में? कई स्टेप आएंगे बीच में, ऐसे नहीं बस डायरेक्ट हो जाएगा, कई स्टेप आएंगे। इसके बाद ये किस में चेंज हो गया? यूरिया। तो ये बताओ अमोनियम साइनेट में क्या यूरिया मौजूद था? हरगिज नहीं। तो हमारा ये जो है ये है हमारा टारगेट। हमने टारगेट मॉलिक्यूल लिया, लेकिन ये सोर्स के अंदर मौजूद नहीं था कि जिसको हमने बस एक दो स्टेप में अलग कर लिया, नहीं, ये खुद टोटली हमारा सोर्स कंपाउंड टारगेट में चेंज हुआ है कई मरहले करने के बाद, अगरचे ये सोर्स में था नहीं, ये मुकम्मल नया बना है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम अपने टारगेट मटेरियल को सोर्स मटेरियल में से कई स्टेप्स के बाद बनाए, अगरचे वो एक्चुअली उसके अंदर मौजूद ना हो, तो फिर वो टोटली नया बने, दैट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। तो ये टोटल सिंथेसिस इसी तरीके से होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग टोटल सिंथेसिस के दौरान ए टारगेट मॉलिक्यूल is synthesize किया जाएगा, बनाया जाएगा from source मॉलिक्यूल में से जिसे बना रहे हो, ड्यूरिंग मैनी स्टेप्स, कई स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक, कई स्टेप्स के बाद ये बनेगा, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ
मॉलिक्यूल, ये उसका हिस्सा नहीं है, ये उसके अंदर था नहीं, ये हमें बनाना पड़ता है। तो बेटा ये था आज आपका लेक्चर। तो यहाँ तक आज हमने सिंथेसिस को भी कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर एक और टॉपिक के साथ आएंगे। तो बस अब एक आपका छोटा सा टॉपिक इसमें रहता है, तो वो कल इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा हमारा चैप्टर। फिर नॉमेनक्लेचर का है, तो उसके काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वो मैंने बनाई हुई हैं, वो फिर मैं आपको वो भी एक साथ आपको सेंड करूँगा। आपने खुद उनको अच्छे तरीके से सुनना है और देखना है, जैसे ये वीडियोस आपकी हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।